Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am Akashi in front all of you for teach the next part of narration. Dear students, first of all I shall give a lot of thanks to all of you for watch my videos and share it among your friends. Dear students, today I shall teach you doubt class. But today I shall teach you doubt class about narration. मतलब कि बहुत सारे बच्चों का हमने कॉपी चेक किया, कुछ आंसर शीट चेक किया तो लगा कि नहीं समथिंग उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज का हम जो वीडियो बनाएंगे आपको, आज का हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे तो उसका बेसिक कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं, कब, जब नरेशन बनाया जाता है तब। आज हम मुख्य रूप से उसी पर फोकस करेंगे, इसलिए ये वीडियो अंतिम तक और पूरा वीडियो देखिएगा और हो सके तो अपने पास में कॉपी और कलम ले करके बैठिएगा, क्योंकि कुछ आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ वीडियो भी आपका हेल्प करेगा, तब दोनों कॉम्बिनेशन एक्यूरेट होंगे तो यकीनन आप नरेशन क्लीन और क्लियर बना पाएंगे। ठीक, तो हम शुरू से लेकर अंतिम में एक एक टॉपिक पर हम आपको क्या करते हैं, पॉइंट करते हुए बताते हैं कि कहां पर आप गलती करते हैं और कहां पर क्या चीज होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, थोड़ा सा केयर ध्यान देकर इस वीडियो को आज देखिएगा। एक बार मन से कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट बार में ही फाइनल। जो लोग होते चलो बाद में अच्छा नहीं होता। ऐसा करो कि एक बार में समस्या खत्म। इसलिए हम एक एक पॉइंट को डील करते चलते हैं। पॉइंट फर्स्ट, कहाँ आपको समस्या आता है। सर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर कहां पर हम आस्क लिखें, कहां पर हम ऑर्डर लिखें, कहां पर हम TELL टेल लिखें, कहां पर हम एडवाइस लिखें, कहां पर हम कमांड लिखें, कहां पर हम से लिखें, कहां पर हम रिक्वेस्ट लिखें, कहां पर हम एक्सक्लेम्ड लिखें, या कहां पर हम एडवाइस लिखें, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ऐसी सब बातें कहां किस किस जगह लिखा जाए। एक बात, पहला बात, आप एक नहीं इसके साथ साथ आप दो पॉइंट को देखिए, एक नहीं है दो पॉइंट है। जैसे आस्क है तो आपका कहीं आस्क्ड भी हो सकता है और कहीं आस्क्स भी हो सकता है। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड भी हो सकता है, ऑर्डर्स भी हो सकता है। टेल है तो टेल भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है और टेल्स भी हो सकता है। एडवाइस है तो एडवाइस भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है और एडवाइसेज भी हो सकता है। कमांड है तो कमांडेड भी हो जाएगा, कमांड्स भी हो जाएगा। से है तो से भी होता है, सेड भी होता है और सेज भी होता है। तो पहला पॉइंट, हर वर्ड मतलब इतना सारा अगर हम वर्ड अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मान लीजिए तो चार और बढ़ जाएंगे। ठीक, जिसे प्रेज प्रशंसा करना, प्रेज भी होता है, या फिर स्थिति के अनुसार से या अन्य वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर मान सकते हैं 10 तो 3 मतलब आपको टोटल 30 वर्ड्स मिल सकते हैं। इससे भी आगे जा सकते हैं भाई, नरेशन है, सेंस के अनुसार इसको क्लियर किया जाता है। जैसे अगर डोंट वाला सेंटेंसेस रहेगा तो उसमें कहीं फॉरबिड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस के लिए मतलब अगर हम देखें तो ये जो वर्ड है
वो 30 से भी ज्यादा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन करिए कि सर 30 में से किसी एक वर्ड को हम चयन करना है, हाउ इज दिस पॉसिबल। 30 में से किसी एक व्यक्ति को, अगर 2 में से किसी एक व्यक्ति को हमको सेलेक्ट करना है तो कुछ हद तक इजी है, चलो इसको रिजेक्ट हो गया। लेकिन अंडर 30 लोगों में से सिर्फ एक लोगों को सिलेक्शन करना है तो एक लंबा प्रोसेस जाएगा ही जाएगा। तो पहला बात आप समझ गए कि ये 10 ले 30 कैसे बना। तो 10 मेन V1 का फॉर्म था, ये हमने जो भी लिखा है वो V1 फॉर्म लिखा है। सब क्रिया का पहला रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्थिति में, तो क्रिया का पहला रूप इतना हुआ। और ऐसा नहीं अगर आपको स्थिति हो ऐसा हो जाएगा ही वाज सेइंग, ये भी हो सकता है ही वाज सेइंग टू मी, ये भी हो जाएगा, सेइंग भी हो जाएगा। ये वर्ब है और आपको पता है कि एक वर्ब का 5 फॉर्म होता है। अगर हम वैसे देखें तो 10 × 5 = 50 वर्ड मिल सकते हैं, 50 मेन वर्ब मिल सकते हैं। लेकिन नरेशन में अधिकतर V1, V2 और V3 का प्रयोग किया जाता है। नरेशन में अधिकतर V1, V2 और V3 का प्रयोग किया जाता है। तो आप 30 वर्ड तो अब समझ चुके कि नहीं सर ये 30 वर्ड कहाँ से आए। अब आपको समस्या है कि सर हम 30 में से किसी एक का यूज कैसे करें। तो देखिए हर किसी का कंडीशन होता है, ठीक। क्या लगता है कि अगर आपकी क्लास में 50, 60, 70 बच्चे पढ़ रहे, 17 बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, उसमें से कोई एक बच्चा फर्स्ट आता है, क्यों? कुछ ना कुछ ऐसा वजह होगा जिससे वो क्लास में फर्स्ट आया। आपके बॉलीवुड में अधिकतर मतलब क्या एक्टर है, बहुत सारे एक्टर हैं, कोई आपको एक पसंदीदा होगा, क्यों? कुछ ना कुछ वजह होगा। अगर हम आते हैं स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे, बहुत, और सब अच्छा खेलता है भाई। अगर सब अच्छा ना खेले तो इंडिया टीम में नहीं रहता, भाग जाता है। सब अच्छा एक्टिंग करता है, अगर सब अच्छा एक्टिंग नहीं करेगा तब तक से बॉलीवुड से निकल गया होता। लेकिन उतना खिलाड़ी में से कोई आपका एक होगा जो सबसे फेवरेट होगा, क्यों? अब वो वजह आप ही बता सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा वजह होता है जिससे हम उतना भीड़ में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। तो इन सारे इतना 30 वर्ड्स में भी कोई ना कोई वजह होगा जिसकी वजह से हम किसी एक को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब हम वो वजह बताते हैं, ठीक। पहला बात, अभी तक हम लोग जो कुछ भी नरेशन में पढ़े, या तो हम इसको देखें, या तो हम इसको देखें, या तो हम टेल्स, यही 3 पार्ट को हम लोग अभी तक देखे हैं। इसलिए हम विशेष रूप से इन्हीं 3 पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसे अगर डिटेल्स जानने का प्रयास करिएगा तो ऑर्डर आता है कब, जब सेंटेंस आदेशात्मक हो, जैसे बाहर जाओ, गो आउट, कम हियर, यहां आओ, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दीजिए। जब ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं तो वैसी स्थिति में सेंस के आधार पर ऑर्डर लिखते हैं, तो कहीं रिक्वेस्ट लिखते हैं, तो कहीं एडवाइस लिखते हैं। इसमें और वर्ड, जैसे अगर आप ऑप्टेटिव में जाते हैं तो ऑप्टेटिव में कुछ और वर्ड मिल जाएंगे, जैसे ब्लेस, कार्स, विश, ऐसे ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं। सोच लीजिए, तो ये बहुत सारे वर्ड होते हैं इस सेंटेंस पर। अगर इच्छाबोधक वाक्य, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान करेगा तुम फाइनल एग्जाम में फेल हो जाओ, तो ये कर्स, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, हम विश कर रहे हैं, इसलिए विश का प्रयोग करते हैं। तो इतना सारा वर्ड, ये डिपेंड किस पर करता है, सेंटेंस के अर्थ पर। सेंटेंस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। और सेंटेंस कहाँ का, तो रिपोर्टेड स्पीच का। जिसे हम सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड ओपन द डोर, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हुआ। ही सेड, उसने कहा ओपन द डोर। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सर हम सेड की जगह पर क्या लिखे, क्यों? कि जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होगा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो ये आदेश दे रहा है, आदेश के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर
ऑर्डर्स सेट के लिए हम 3 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ड का चयन करते हैं। तो अब आप बताइए हम तीनों लिखेंगे, तीनों में से कोई एक को लिखेंगे? तीनों लिखे, तीनों में से कोई एक को लिखेंगे। सपोज दैट आप किसी होटल में गए हैं, ठीक, एगो मिठाई का दाम है 10 रुपया, एगो मिठाई का दाम है 20 रुपया, एगो मिठाई का दाम है 30 रुपया। होटल में गए हैं, इतना इतना रेट का मिठाई है, आपको खाने की इच्छा है, नहीं यार 30 रुपये वाला तो बड़ा ज़बरदस्त मिठाई है, बहुत टेस्टी मिठाई, इसी को मंगाते हैं। अभी तक ऐसे मिठाई को खरीदे नहीं किए हैं, ठीक है भैया मंगाओ, लेकिन पैसा खाली 10 रुपया तक आप सूद बोलोगे पैसा कि भैया 20 रुपया तनी सूद पैसा तो काहे लिए, मिठाई खाना है हमको। नहीं, आपके पॉकेट में 10 रुपया है तो क्या कहेगा, भैया छोड़ो मोह माया, 10 रुपया लाओ और हमको यही मिठाई दे दो, आगे हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक यही सिस्टम यहाँ भी है, कोई दूसरा कंडीशन नहीं है। देखिए भाई, पॉइंट को समझते हुए चलिएगा तो वो आपका सारा समस्या खत्म। किताब कितने लोग होते हैं कि 10-10, 20-20 घंटा पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं समझ आता, क्या होता है 2-4 घंटा पढ़ा क्यों, क्योंकि सिर्फ पॉइंट पर बात करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर वो 30 रुपये का मिठाई क्यों नहीं खाया, 20 रुपये की मिठाई क्यों नहीं खाया, क्योंकि उसके पास 10 रुपया से अधिक पैसा नहीं था, इसलिए नहीं खाया। तो जस्ट लाइक अब यहां पर है कि ऑर्डर्स में किसको चयन करे, तो कहे कि भाई यहां पर V2 लगा हुआ है, यही कंडीशन दिखा रहा है। यहां पर क्या लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है। जब V2 लगा हुआ है तो हम इसमें से V2 को ही सेलेक्ट करेंगे और क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड लिखेंगे। तो अब बोलिए कोई दिक्कत, यही वजह होता है अगर यहां पर सेट ना लिख करके हम क्या लिखते, सेज। तो सेज लिखते तो हम ऑर्डर्स का सहारा लेते, अगर यहां पर सिर्फ से होता तो हम ऑर्डर का सहारा लेते। क्यों कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो जो जो यहां पर जैसे ही रहेगा वैसे ये बदलता चला जाएगा। एवरीथिंग इज रन अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब कहिए तो जो यहां का जो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। एकदम क्लियर, थोड़ा सा देख लीजिएगा, समस्या ये आपका खत्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, किसको, सेड को, या जो कोई भी यहां पर रहेगा, जैसे ही सेड टू मी। ये इसका कितना रोल होता है ध्यान से सुन लीजिए। सपोज दैट आप किसी ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, किसी ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन में तो बहुत सारा बोगी है, बहुत सारा, लेकिन वो बोगी अपना मन कर जाएगा नहीं, वो बोगी किधर जाएगा, जिधर ट्रेन का इंजन जाएगा, जिधर ट्रेन का इंजन जाएगा उधर उधर उसका बोगी जाएगा, अपने आप जाएगा, ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रेन का बोगी और जो ट्रेन का जो मेन इंजन है वो कहीं बाई मिस्टेक गलती से चल दिया, समुंदर में कूद गया, दूसरे रूट में चल दिया, तो ये लोग विरोध नहीं करेंगे। बाकी का बोगी विरोध नहीं, भैया तुम गलत रास्ता जा रहे हो, रुक जाओ, नहीं, वो चला तो ये लोग भी चल देंगे, चाहे उसमें बैठा हुआ पैसेंजर्स, बैठा हुआ यात्री मरे चाहे जिए। तो जस्ट लाइक ये सेट जैसे जैसे रन करेगा वैसे वैसे ये सब मेन वर्ब फॉलो करते जाएंगे, ठीक। अर्थात सेट रहेगा, इसमें से हम किसी को भी अप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बोलिए पॉइंट नंबर 1 में जो आपको प्रॉब्लम था, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। अब कोई भी इसमें से चयन कर सकते हैं, कोई भी। आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट को बता दीजिए, तो हम सेंटेंस ले, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। हमने एक सेंटेंस लिया, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। तो अब बताइए कि हम क्या लिखें, इतना सारा वर्ड है, इसमें आस्क भी है, ऑर्डर भी है, टेल भी है, एडवाइस भी है, कमांड भी है, से भी है, रिक्वेस्ट भी है, एक्सक्लेम्ड भी है, मतलब एक्सक्लेम्ड का और वर्ड, जैसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ अनहैप्पी, हैप्पी, ये सब वर्ड्स होते हैं। ब्लेस है, कर्स है। तो अब इसमें से किसको हम कैच करें, तो इसको क्लियर कौन करेगा, आपका ये समझिए तो पॉकेट का पैसा
कितना है पहले देख ले भैया, अधिक है कि कम है। तो ये क्लियर करेगा कि यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लगाया जाए। तो इसका अर्थ निकालिएगा, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दीजिए। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम सेट की जगह पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड। ये 3 वर्ड आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। अब बोलिए, अब आपसे पूछे कि तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे। तो अरे सर अब तो बहुत आसान है, क्या दिक्कत है या V2 है, इसमें से V2 है ही है, अर्थात सेड को हटाकर रिक्वेस्टेड लगा देंगे, खत्म। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए से, तो से V1 है, V1 है कि नहीं है। तो जब से V1 हो गया तो हम रिक्वेस्ट लिखेंगे, समस्या खत्म। अगर ये मान लीजिए सेज हो गया, यस ए वाई यस, तो सेज हटा करके रिक्वेस्ट लिखेंगे, क्यों कि जिस रूप में ये रहेगा उस रूप में ये जाएगा, बस। तो अब बोलिए, इतना सारा वर्ड 30, 35, 32, 30, अब कितना हुआ वर्ड, तब उसमें से किसी एक को चयन करना है। तो अब बोलिए, कोई दिक्कत होगा, एनी डाउट, नाइस। तो अब हम आते हैं मेन रूप से आस्क, टोल्ड, सेड और यही 3 वर्ड पर, क्योंकि फिलहाल हम लोग इश्यू कवर किए हुए हैं, ठीक। चलिए, तो ये था आपका डाउट नंबर फर्स्ट कि सर कहां पर किस वर्ड को कैसे लिखे। तो अब ये जो हमने समझाया, इसमें अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट, सर कब टोल्ड को करें, कब से को सेड को टोल्ड में बदलें और कब न बदलें, ये भी समस्या है। जैसे सेड होगा कि टोल्ड होगा, क्या होगा। तो देखिए इसका कंडीशन क्या है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, अब इसमें क्वेश्चन का सर नहीं, इसमें आस्क को भी लेकर चल दीजिए, क्या दिक्कत है, कौन के इसके अलग से पैसा लग रहा है, ठीक। ये तीनों किस फॉर्म में है, V2 फॉर्म में है। अगर हम यहां पर से लेते, क्या लेते, से, तो ये क्या हो जाता, टेल, और ये क्या हो जाता, आस्क। अगर हम यहां पर लेते से, सेज, तो यहां पर क्या हो जाता, टेल्स, और यहां पर क्या हो जाता, टोल्ड। और ये कहां से आएगा, तो ये क्वेश्चन के अनुसार क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, से दिया है कि सेड दिया है कि सेज दिया है। अगर से दिया है तो नरेशन बनाते समय टेल का प्रयोग कीजिए, सेड दिया है तो टोल्ड का प्रयोग कीजिए, और अगर सेज दिया है तो टेल्स का प्रयोग कीजिए। अगर से है तो आस्क, सेड है तो आस्क्ड, और अगर सेज है तो टोल्ड। अब क्वेश्चन करिए कि सर ठीक है, लेकिन कहाँ हम टेल्स लगाएं, कहाँ टोल्ड, कहाँ हम टेल्स या टोल्ड लगाएं, या फिर कहाँ हम आस्क या आस्क्ड लगाएं, ठीक। यहां पर भाई मिस्टेक, गलती हो गया, यहां पर आप आस्क समझिएगा। तो हमने आपको पहला बात बताया था कि जब सिंपल सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच का, किसका सेंटेंस, सबको हमको किसका सेंटेंस देखना है, रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे ही इज प्लेइंग बॉल, ही सेड टू मी। देखिए ये आपका जो है ना वो बैलेंसिंग सिचुएशन है, ये बैलेंसिंग जो पैकेट का सिचुएशन बता रहे हैं ना वो है ये बैलेंसिंग। जो भी हम करेंगे इसी को देख करके करेंगे। सपोज दैट आपका शादी विवाह होने वाला है, अब पिताजी का मूड है कि मत पूछो, इतना खर्चा करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, मत पूछो कितना खर्चा करेंगे। लेकिन खर्चा करने से पहले बार क्या करेंगे, बैंक बैलेंस देखेंगे। आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस भैया है कि कर्जा लेना पड़ेगा, तो ये निर्धारित करेगा कि कैसे क्या करना है। कौन, ये सेंटेंस।
रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने बोला कि अब देखें कि ये जो स्थिति है वो किस स्थिति में है, असर्टिव है कि इंटरोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि क्या है। तो सिंपल सेंटेंस कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, ही इज प्लेइंग बॉल, वह गेंद खेल रहा है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हम किसका सहारा लेंगे, टेल का। देखो वो एक एक पॉइंट वाइज फ्रेश कर रहे हैं, हम किसका सहारा लेंगे, टेल का। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है असर्टिव है, कर्ता से स्टार्ट हो रहा है। अगर यही होता कि इज ही, यही क्या हो जाता, इज ही प्लेइंग बॉल, मैटर बदल गया। इज ही प्लेइंग बॉल, क्या हुआ, गेंद खेले, प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इसलिए यहां पर प्रश्नवाचक हो गया। तो अब सेड को हटाकर हम क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे, या आस्क से लिखेंगे, या आस्क लिखेंगे, लेकिन तीनों में से किसी एक को लिखना है। तो यहां पर सेड V2 है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आस्क का। बोलिए, एनी डाउट। तो आप समझ चुके होंगे कि कहां पर आस्क का ग्रुप चलेगा, कहां पर टेल्स का ग्रुप चलेगा और कहां पर सेज का ग्रुप चलेगा। तो टेल का सहारा लेने के लिए सेंटेंस अफर्मेटिव असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव में दोनों आता है, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये बैलेंसिंग सिचुएशन, बैंक बैलेंस या पॉकेट बैलेंस, तो ये सिचुएशन अगर असर्टिव है तो हम सेड को हटाकर टेल, टोल्ड, टेल्स का सहारा लेंगे। कब टेल्स, कब टोल्ड होगा, कब क्या होगा, आपको पता चल चुका। अगर ये इंटरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तो प्रश्न उसका किससे प्रश्न करना है, उसका अंग्रेजी होता है आस्क। वैसी स्थिति में आस्क या आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। और अब समझ चुके हैं कहां पर आस्क होता है, कहां पर आस्क होता है और कहां पर आस्क्ड होता है। यहां तक बोले कोई दिक्कत। तो अब आप ये भी समझ गए कि टेल कहां प्रयोग करेंगे और आस्क का प्रयोग कहां करेंगे। अब थोड़ा सा हम बारीकी समझा देते हैं कि सर सेड का प्रयोग कहां से किया जाएगा नरेशन में। तो ध्यान दीजिए, अगर सेड के बाद he said I am reading, ये हो गया he said I am reading। अगर ऐसा सेंटेंस दिया गया हो, मतलब कि उसने कहा लेकिन किससे कहा ये पता नहीं है, उसने कहा ठीक मानते हैं कहा, लेकिन कहा किससे, क्या कहा ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तीन तीन मेंबर का मैटर का बाद इसमें बात होता है, लेकिन किससे कहा ये पता नहीं है। और जब किससे कहा, जब ये मेंबर मतलब कि यहाँ की अगर हम बात करें तो ये इसको बताया है ये नहीं, वो मेंबर यहाँ पर है ये नहीं है, तो यहाँ पर टेल का ऑप्शन ही खत्म। टेल में क्या होता है, बताना, से में क्या होता है, कहना। तो ये मेंबर है ये नहीं है, इसको बताया ही नहीं है, और जब ये मेंबर नहीं है तो अब हमको टेल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अर्थात जब सेड के बाद प्रीपोजिशन टू या कोई भी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट न रहे तो सेड को बदलने की जरूरत नहीं है। और इसका हम आंसर बना सकते हैं, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, आई का हो जाएगा ही वाज रीडिंग। ही वाज रीडिंग, बोलिए हो गया। मतलब ही सेड आई एम रीडिंग, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग। तो अब आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई आप बताइए इसको आप टोल्ड में क्यों नहीं बदले, तो आप जवाब दीजिए कि भैया टोल्ड में उसने बताया ना, यहाँ पर किसी को बताने वाला किसी को बतेबे नहीं किया है, तो हम कह लिए करें टोल्ड। अर्थात ऐसी स्थिति में सेड को सेड ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा टपक जाएगा, बहुत तरह के लोग हैं। तीसरा क्या कहेगा कि अगर सपोज दैट हैजा यू दे देगा, यू आर रीडिंग, कह दे भैया यू आर रीडिंग, हैजा यू आ गया, तब का हालचाल करोगे, तो कहोगे देखो भैया हर किसी को बात से नहीं समझा जाता है, कुछ लोगों को लात भी लगाना पड़ जाता है।
तो यहां पर जो स्थिति है वो अलग हो गया। क्यों? कि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब कोई ना कोई लिसनर चाहिए ही चाहिए। मतलब कि ही सेड, किसी ने किसी से कहा है तुम बाजार जा रहे हो, तुम मतलब कहा मैं, कह रहा ना कि यू आर रीडिंग, उसने कहा कि यू आर रीडिंग, उसने कहा तुम पढ़ रहे हो। देखिए भाई थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ही सेड उसने कहा यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, मतलब मैं पढ़ रहा हूं, मतलब वह किससे बोला? मुझसे बोला, मतलब यहां पर क्या रख लेंगे? मी रख लेंगे, समस्या खत्म। अर्थात जब ये सेंटेंस रहेगा ही सेड यू आर रीडिंग, अगर ये सेंटेंस हो गया तो यहां पर यू सेकंड पर्सन हो गया, तुम पढ़ रहे हो, मतलब कौन? मैं पढ़ रहा हूं, मुझसे कह रहा है, तो इसको हम बना देंगे ही टोल्ड मी। अब अगर सर मी कहां से आ गया? तो यकीनन मी यू को देखते हो अपने से लगा दिए, और यही कहना भी चाह रहा है यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, मतलब कि उसने मुझसे कहा मैं पढ़ रहा हूं। ही सेड ही टोल्ड मी दैट आई एम रीडिंग, और यहां पर जो एम था वो क्या हो जाएगा? वाज। तो बोलिए अब ये पॉइंट कोई दिक्कत? हमने 3-4 पॉइंट बताया, सबको रिफ्रेश कर दे रहे हैं। ठीक, पहला पॉइंट, इतना सारा वर्ड में से कोई एक वर्ड कहां कैसे लिखेंगे? हो जाएगा। दूसरा बात, टेल का प्रयोग कब करेंगे? कब? जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल असर्टिव अर्थात कर्ता से स्टार्ट होगा तब। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आस का प्रयोग कब करेंगे? आस का प्रयोग करेंगे कब? जब यह वाक्य प्रश्नवाचक रहेगा, जब यह वाक्य जैसे कि आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, कि पबजी खेल रहे हो। भाई मोबाइल का जमाना है, और देखिए समय कैसे चेंजिंग होता है। एक समय था कि टीचर बोलते थे कि बेटा बाबू मोबाइल लिया है, या तो कल से मत आना, आना तो मोबाइल छोड़ के आना। लेकिन समय, और सच कहिए तो समय के अनुसार में ढालना ही चाहिए। तो वही है कि अगर प्रश्न पूछेगा कि आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो हम आस्क का सहारा लेंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर सेड के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो, अगर सेड के बाद टू मी, टू हर, टू अस या टू देम ऐसा प्रयोग नहीं किया गया हो, तो सेड को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक, थर्ड पॉइंट। और चौथा पॉइंट, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्टिव केस ना हो, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्टिव केस ना हो परंतु इसके बाद सेकंड पर्सन यू का प्रयोग कर दिया गया हो, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम अपने से ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, हम अपने से ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ये था फोर्थ पॉइंट। तो अब बोले यहां तक कोई दिक्कत? भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट क्वेश्चन किया का सर थोड़ा फ्रेश, जैसे उमेश शर्मा जी हो गए या रोशन कुमार जी हो गए, तो ये लोग क्या किए कि सर थोड़ा सा फ्रेश कर तो हम लोग के लिए और अच्छा हो जाता है। ठीक, तो हमने बोला कि नहीं, एक हम वीडियो डालेंगे, और बेसिकली क्योंकि जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप मेन मैटर पर कैसे दिमाग लगा पाएंगे भाई? नहीं लगा पाएंगे। ठीक, अब चलिए हम अगला डाउट को टच करते हैं। और वो जो डाउट है, दो डाउट, एक है चेंज ऑफ पर्सन और एक है चेंज ऑफ टेंस। ये दो प्रॉब्लम है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम एक कुछ एग्जांपल्स से क्लियर कर देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल लेते हैं, ही said to me, do you play क्या तुम मेरा गेंद खेलते हो? डू यू प्ले माई बॉल, क्या तुम मेरा गेंद खेलते हो?
तो यहां पर हम एक सेंटेंस में आपको सारी समस्या खत्म कर देंगे। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। पहला बात, हम जो चेंजिंग हम उसको खाली कवर कर रहे हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपसे करें कि भाई बताइए हम सेड को बदलें, क्या लिखें। आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आता है। सेड है तो हम V2 में बात करेंगे, तो V2 में आपको 3 ऑप्शन आता है। टोल्ड लिखें, आस्क्ड लिखें या सेड लिखें। 3 ऑप्शन में से किसको लिखें? तो कहेंगे नहीं सर ये प्रश्नवाचक वाक्य है। डू यू प्ले माई बॉल, क्या तुम मेरे गेंद खेलते हो? प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए हम किसको लिखेंगे? आस्क्ड को लिखेंगे। यहां तक फर्स्ट स्टेप। ये आपका कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप, कवर। अब आप आते हैं सेकेंड स्टेप पर। अब ये इन्वर्टेड कोमा, तो आप बताइए इन्वर्टेड कोमा के लिए हम क्या लिखते हैं? इन्वर्टेड कोमा के हम लिखते हैं इफ या वेदर। इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लिखते हैं इफ या वेदर, क्योंकि ये सिंगल इंटरोगेटिव है। देखिए हमने आपको सिंगल इंटरोगेटिव तो पढ़ा दिया था, और डबल का भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। सिंगल समझ गए तो डबल में कुछ नहीं है। सिंगल डबल में अंतर क्या होता है? तो जो सेंटेंस सहायक क्रिया से स्टार्ट हो, जैसे डू यू प्ले बॉल, तो हो गया सिंगल। लेकिन जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, व्हाई डू यू नॉट प्ले बॉल, इसके ऊपर अगर हम व्हाई लगा देंगे तो हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम लोगों ने सिंगल इंटरोगेटिव का पढ़ाई किया था। तो ही सेड, तो इन्वर्टेड कॉमा के हम क्या लगाएंगे? इफ। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी ये दोनों आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज बुक को उठाइए, अधिक से अधिक सॉल्यूशन कीजिए, मतलब सोल्विंग एग्जाम्पल बनाइए, मतलब मुख्य फोकस कीजिए कि पर्सन में चेंजिंग होता कैसे है और टेंस में चेंजिंग होता कैसे है। तो हमने दोनों का अलग अलग वीडियो डाला है। वीडियो नंबर शायद नरेशन का पार्ट 2 में इसका होगा सॉल्यूशन, और पार्ट 3 में टेंस का होगा, ठीक। आप वीडियो को देखिएगा तभी वर्क कीजिए। एक बार नहीं आता है, 2 बार 3 बार, क्योंकि नया स्टेप में कुछ नया टाइम देना ही पड़ता है, ठीक। तो पहला बात, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। तो हम सबसे पहले इंटरोगेटिव को असर्टिव करेंगे। असर्टिव मतलब क्या? सेंटेंस है क्या वह पढ़ता है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा डज ही रीड। ये इंटरोगेटिव है, लेकिन हमको करना किस में है? असर्टिव में। और असर्टिव में हो जाएगा वह पढ़ता है, हे रीड्स। कितना बच्चे क्वेश्चन करेंगे? कुछ बच्चे कमेंट भी किए, जैसे कि सर इसमें डू है, जब नरेशन में बदले तो डू खत्म हो गया, वो का है कारण? डू से कोनो दुश्मनी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंटरोगेटिव में डू डज डिड लगता है, लेकिन जब अफर्मेटिव में आएगा तो डू डज चला गया हिताई करने। और ये दोनों में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैटर हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का मैटर हो, सकारात्मक वाक्य हो, तो सकारात्मक वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन हम सब नहीं करेंगे कि सर डज यहाँ पे हटा क्यों दिए, क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं, ठीक। क्या ये अफर्मेटिव है? अफर्मेटिव में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो पहला स्टेप, जो भी किया, जैसे कि क्या वो पढ़ रहा है, तो बनाएंगे वो पढ़ रहा है नरेशन में। अर्थात ये जो इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम असर्टिव में बदलेंगे। ये जो इंटरोगेटिव है उसको हम असर्टिव में बदलेंगे, ठीक। वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो मनाएंगे वे लोग पढ़ते हैं। तो पहला काम आप ये कर लिए कि असर्टिव को बदल दिए, किस में? वैसे इंटरोगेटिव को बदल दिए असर्टिव में। असर्टिव स्टार्ट किससे होता है? कर्ता से। तो इसको आप असर्टिव बदलेंगे। तो अब आप यू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, ये दो प्लेस है,
एक ये है, एक ये है। थर्ड के लिए बचबे नहीं किया तो उसको बोलते हैं जाओ भैया तुम अकेले ही रहो, अर्थात तुम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और मी का हम क्या कर देंगे, कर्ता कारक आई। मतलब कि स्टार्टिंग था डू, लेकिन हमने डू का स्थान हमने लगा दिया इफ, टेंशन खत्म। अब कर्ता को लिखेंगे, कर्ता यू को जब हमने क्या लिख दिया आई। आई कहां से आ गया, तो आई विशेष वायुमंडल से नहीं आया उड़ करके, इसी में से कहीं ना कहीं से आ गया है। कहां से आया, तो नियम से। सेकेंड पर्सन का कर्ता कारक है, सब्जेक्टिव कैसे है, सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट और मी का हमने क्या लिख दिया आई। अब बोलता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस क्या बोलता है कि चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, बस। तो जो जिंदा है उसको मार देते हैं, लेकिन उसी स्थिति में, जैसे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हम करेंगे इसको पास्ट इंडिफिनिट। क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट। और जब पास्ट इंडिफिनिट करेंगे तो यहां पर पास्ट इंडिफिनिट पहले स्ट्रक्चर समझिए। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। किसका, अफर्मेटिव का, क्योंकि हम अफर्मेटिव ही बना रहे हैं। वह पढ़ता है, अब हम बनाने जा रहे हैं वह पढ़ता था। यहां पर था कि क्या तुम मेरा गेंद खेलता है, अब बनाएंगे कि तुम मेरा गेंद खेलता था। और तुम मेरा गेंद खेलता था, इसका अंग्रेजी होता है यू प्ले माई बॉल। इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू प्लेड माई बॉल। सो सिंपल, ये V2 है, हो गया यू प्लेड माई बॉल। तुम मेरा गेंद खेलता था। तो यह V2 का हम प्रयोग करेंगे, और V2 का प्रयोग करते हम क्या लिखेंगे, प्लेड। प्लेड, प्लेड, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव था, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, क्योंकि नरेशन का नियम बोलता है। अब आता है माई। अब बोलिए माई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट मतलब फर्स्ट, ही। तो क्या हम ही लिख दें, ही लिख दें, नहीं। ये क्या बोलता है, माई बॉल, मेरा बॉल। योर सिस्टर, तुम्हारी बहन। योर हाउस, तुम्हारा घर। तो हम हमेशा रिलेशन को ही लेकर चलेंगे, अर्थात माई बॉल मतलब कि ही का क्या हो जाएगा, रिलेटिव केस, हिज बॉल। ही का हिज बॉल, मतलब डू यू प्ले माई बॉल का हो जाएगा इफ आई प्लेड हिज बॉल। तो बोलिए अब कोई दिक्कत। हमने आपको तीसरा पॉइंट में ये बताया कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बदलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बदलने के लिए हमें टेंस की जानकारी रखना पड़ेगा और साथ में पर्सन की जानकारी रखना पड़ेगा। कैसे होगा, डीप तो कुछ प्रैक्टिस क्लास में हो जाएगा। तो आप घर पर कुछ बनाइएगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। चेंज ऑफ पर्सन के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन होता नो चेंज, जो आपको 3 पार्ट में वीडियो में डाल दिया, पूरा क्लियर कर दिया गया। ठीक, टेंस की बात करते हैं तो पूरा हमने टेंस को भी क्लियर समझा दिया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट इंडिफिनिट हो, जैसे कि यहां पर सेंटेंस दिया है डिड यू रीड, क्या तुम पढ़ता था, तो रीड V1 V2 V3 सेम चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में अंतर रहता है। डिड यू रीड, तो हम डिड के लिए यहां पर हम इफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ। आप याद, बल्कि दिमाग में रख लीजिए कि कर्ता के पहले कोई भी सहायक क्रिया है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, कुछ भी आए तो सहायक क्रिया के लिए हम सीधे इफ का प्रयोग कर देंगे। छोड़िए दिमाग लगाना,
ये कर दिए। अब आ गया कर्ता का पोजीशन, सेकंड पर्सन चेंज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आई। रेड का V2 वही होता है, बोलते हैं हम लोग रेड। इफ आई रेड, मैं पढ़ता था, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। और बताया था पास्ट इंडिफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा इफ आई हैड रेड। इफ आई हैड रेड। तो बोलिए, आज का हमने जो वीडियो बनाया और इस वीडियो में जो भी हमने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, अब हमें पूरा विश्वास है कि आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक बात को हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, पहला बात, बहुत सारा वर्ड होता है, से होता है, आस्क होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, टोल्ड होता है, या फिर कमांड होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज ही होता है, या उसको ब्लेस होता है, विश होता है, कर्स। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। इसमें से किसी एक वर्ड का चयन कैसे करेंगे? तो आप समझ चुके हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का मैटर रहेगा उसके अनुसार हम इस वर्ड का चयन कर लेंगे। हर सब वर्ड का V1 भी है, V2 भी है, V3, तीनों में से किसी एक को हम कैसे लिखें? तो आप समझ चुके होंगे कि जिस रूप में क्वेश्चन दिया गया होगा, अगर से होगा तो टेल लिखेंगे, V1 लिखेंगे, सेड होगा तो टोल्ड लिखेंगे, ऐसे करके हम क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक, उसके बाद कब टोल्ड लिखेंगे, कब आस्क्ड लिखेंगे, कब सेड का सेड ही रहने देंगे, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन कैसे अलाउ करेंगे, कैसे लागू करेंगे, चेंज ऑफ टेंस कैसे लागू करेंगे, और इन सिंगल इंटरोगेटिव हो तो उसका इनडायरेक्ट नारेशन कैसे बनाएंगे, यहां तक कोई डाउट? अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो सारे बच्चों से हमें उम्मीद रखते हैं कि अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए, उस पर हम 100% कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसा लगा इसे भी आप लिख करके बताइएगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल का नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। Okay, thanks to all of you for watching my videos. Have a nice day. That's last.